हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये कार्यक्रम हम हर फ्राइडे सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ करते हैं। आप चेन्नई में रहते हैं लेकिन आजकल अपने वतन में हैं, बिहार के जिला शेखपुरा के माने गांव में। ये ये आपका आबाई एंसेस्ट्रल गांव है, जहां वो साल में बीच बीच में जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, अपना घर, अपनी सब चीजों की देखभाल के लिए। तो वो अपने वतन जाकर के भी मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वाले को नहीं भूलते और उन्होंने बाकायदा उसके लिए टाइम निकाला है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो एक बांग्लादेश में जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, पनाहगुज़ीन हैं, उनमें से कुछ लोगों को वापस म्यांमार ले जाया जा रहा है, रिपेट्रिएशन कराया जा रहा है। अब से पहले हम कई खबरें दे चुके हैं कि अब बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजीज के लिए बहुत ज्यादा वेलकमिंग हालात नहीं है। वहां की सरकार भी, वहां के लोग भी, उन्हें रोहिंग्या लोगों से शिकायत है। कॉक्स बाजार में बड़ी तादाद में वहां रोहिंग्या के लोग रहते हैं। बांग्लादेश ने खुद अपने किसी आइलैंड पर भी कुछ लोगों को पहुंचाने का काम शुरू किया है। वो क्या कुछ है, कैसे म्यांमार सरकार उनको वापस ले जा रही है, क्या ये रेफ्यूजीज अपने घर और रखैन सूबे में जाने के लिए तैयार हैं, क्या वो उनको अब जान का खतरा नहीं रहा है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो इशू है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश और भारत के बीच में तीस्ता रिवर के पानी के बंटवारे का एक मसला रहता है बहुत अरसे से। उसमें भी कुछ नए डेवलपमेंट है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने कुछ बिजली के प्रोजेक्ट्स वहां पर शुरू किए हैं। उस पर क्या कुछ है दोनों मुल्कों के बीच। और उसके बाद आपको पिछले कुछ वर्षों में याद होगा कि भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख एक इलाका है बॉर्डर के पास, बॉर्डर पर, उस पर इख्तलाफ है। उसमें भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हैं। ये वही रास्ता है जहां से तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर जाते हैं। तो क्या कुछ है ये सब, साउथ एशिया में क्या कुछ हो रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम में भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ पड़ोसी मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया और आप अपने गांव में रह करके भी हमारे दर्शकों को वक्त दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि रोहिंग्या वाला मामला क्या है। क्या वो इतना अपने आप को सेफ महसूस करने लगे हैं कि वो वापस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या ये जबरदस्ती है या म्यांमार सरकार की इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है? क्या कुछ है ये? जी बहुत शुक्रिया। हमारे सामाईन को सबसे पहले मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। और आपका मैं बहुत ममनून मशकूर हूँ कि आप हमें मीडिया स्टार वर्ल्ड से जोड़े रखते हैं और मैं अपने सामाईन से जुड़ा हुआ हूँ। अब हम लोग चलते हैं। आज का जो पड़ाव है ये है बांग्लादेश में कॉक्स बाजार, जहाँ पे करीब करीब 9 लाख रिफ्यूजी जो कि म्यांमार के से आकर के वहाँ पनाह गुज़ीर हैं, रिफ्यूजी हैं। अब ये लोग जो हैं ये बिल्कुल मतलब बुरी हालत में, खस्ता हालत में, कभी बरसात हो जाती है तो कभी आग लग जाता है। अब यहाँ पे ये जो कवायद चल रही है कि इनको वापस रेकिन स्टेट में जहाँ से ये भागे थे 2017 में, वहां पे ले जाने की कोशिश हो रही है। अब ये समझना होगा कि ये कोशिश क्यों हो रही है और म्यांमार मतलब क्यों इसके ऊपर राजी हो रहा है। तो ये इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इन्होंने 2017 में एक जेनोसाइड किया था, जिसको यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि ये टेक्स्ट बुक केस है जेनोसाइड का, एथनिक क्लींजिंग का। उसमें 9,000 से 10,000 जो है जो रोहिंग्याज हैं वो मारे गए थे। और ये केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस में जो है वो चल रहा है और वो अभी खुलने वाला है अगले महीने किसी तारीख को, अप्रैल में। तो अब इसके ऊपर दो लोगों का प्रेशर है, मतलब नेपाल वहां म्यांमार की जनता के ऊपर। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है वो प्रेशर दे रहा है म्यांमार को
और चाइना और म्यांमार की जो है बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे से घनिष्ठता है, और जो भी कुछ अगर कर सकता है इस मामले में रिपैट्रिएशन का काम, तो वो चाइना ही कर सकता है, बाकी कोई इंटरनेशनल बॉडी और कोई कुछ नहीं कर सकता। अब चाइना और बांग्लादेश के बहुत अच्छे संबंध हैं। एक तो बांग्लादेश जो है अपनी मिलिट्री हार्डवेयर के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, और दूसरी बात है कि उससे और भी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चाइना में चल रहे हैं। तो बांग्लादेश चाइना को ये कहता है कि आप हमारे ये कॉक्स बाजार वाला जो मामला है इसको आप म्यांमार से करके के वापस करवा लीजिए उनको, और हम आपकी जो हमारी जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रेंथन होगी, और भी मतलब बाकी बाकी बातें चलती रहेंगी। तो अब चाइना ने ये एक बेड़ा उठा लिया है कि वो कॉक्स बाजार में जो रोहिंग्याज हैं इनको वापस रेकिन स्टेट में जाके मतलब उनको रिपैट्रिएट करे। तो अभी एक 15 मार्च को एक डेलीगेशन 17 लोगों की म्यांमार से आई थी कॉक्स बाजार में, और उन्होंने मतलब वो यूएनएचसीआर जो है ह्यूमन राइट्स वो रिफ्यूजी का जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन का, वो भी इसके पीछे उनके साथ है। तो ये दोनों जो हैं जाकर के वहां से एक पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, जिसमें कुछ रोहिंग्यास को लेके जा रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश ने 1200 लोगों को मतलब अपनी तरफ से भेजा था, जिसमें उन्होंने छांट करके 700 लोगों को सिलेक्ट किया कि ये लोग पायलट प्रोजेक्ट में पहले जाएंगे, और उसके बाद भी उसमें से कोई 500 से कम हो गए जो कि तैयार हैं जाने के। अब जो बात यहाँ पे आ रही है कि इनका जो वहां पे जाएंगे तो क्या इनको सेफ्टी होगी, जो पहला कंसर्न है। कौन इनकी सेफ्टी को गारंटी करेगा वहां रेकिन स्टेट। ये मैं बता दूं कि 2018 में जब 17 में जब ये लोग भाग गए थे वहां से और उनकी इंटरनल क्लींजिंग हो गई, तो इंडिया के साथ 5-6 कंट्री और गए थे रेकिन स्टेट में मुआयना करने के लिए कि वहां क्या हुआ है और क्या वहां पे हालात कंड्यूसिव हैं कि ये लोग जा सकते हैं। अब इन लोगों का कहना है कि हम तो इनकी गारंटी पे जा रहे हैं कि ये हमारे माल और जान की हिफाजत करेंगे तो हम जाएंगे। अब ये लोग जब जाकर, ये भी गौरतलब बात यहाँ पे ये है कि इनको फैमिली के साथ ले जाया जा रहा है, ये अकेले नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मर्द नहीं जा रहे हैं, या फैमिली के साथ जाएंगे जितने लोग जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो रोहिंग्यास की दो बड़ी डिमांड है। एक डिमांड ये है कि हमें सिटीजनशिप दीजिए। इनकी 1982 में सिटीजनशिप खत्म हो गई थी, और अभी 2010 में इन्हें व्हाइट कार्ड एक दिया गया था जिसकी वजह से उन्हें राशन वगैरह मिलता था, लेकिन इन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे, और जो एक सिटीजन के हुकूक होते हैं वो नहीं है। तो एक तो इनकी ये डिमांड है जो कि वो ये चाहते हैं कि हमें जो मिलिट्री जंटा है वो हमें सिटीजनशिप दे और हमें जो है मतलब वोटिंग राइट दे। दूसरी जो उससे ज्यादा बड़ी डिमांड है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो मिलिट्री जंटा हमें प्रोवाइड करे। अब ये जो चीजें चल रही हैं वो इसके ऊपर आते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से और जो इनका क्रिमिनल केस है 2017 का, उससे बचने के लिए और चाइना के प्रेशर से इन्होंने एक चीज को शुरू की है, और वहां पे प्रेशर ये है कि आप टाइम अनाउंस करें कि वो कब जाए। तो वो सारी चीजें तो हो गई हैं, लेकिन अभी तक वो टाइम का डेट जो है उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि ये लोग कब जाएंगे। लेकिन अभी जो खबर है आज के डेट तक कि ये चीजें हो रही हैं। म्यांमार से मतलब लोग आए थे वहां पे, 17 लोगों का डेलीगेशन था, उसमें एक जो डेलीगेशन था उनका जो नाम था ओंग मेओ करके, वो हेड थे। अब ये जो है इसकी ब्रीफिंग, जो ये सारी खबर की ब्रीफिंग है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बांग्लादेश, वहां के जो 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 स्पोक्समैन है उनका नाम है सहेली सबरीना, ये महिला है वहां की, यही ब्रीफिंग करती हैं वहां के पत्रकारों को। और ये जो खबर मैं दे रहा हूँ मीडिया स्टार वर्ल्ड को, ये ऑलमोस्ट ब्रेकिंग न्यूज है जो कि इंडिया में कहीं रिपोर्टिंग इसकी नहीं हुई है। और मेरे जो बांग्लादेश के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये खबर हमें भेजी है, जो कि साउथ एशिया के जो लोग हैं जो साउथ एशिया को फॉलो करते हैं उनके लिए एक अहम खबर है, क्योंकि इतने मतलब 9 लाख 10 लाख लोग जो हैं एक जगह पड़े हुए हैं, मतलब उनको खाने की नहीं है, उनको दवाई नहीं है, मेडिकल नहीं है। इस बात में एक और मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों को चुना गया है वो जो न्यूली वेड है उनको नहीं चुना गया है, जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी नहीं चुना गया, उनको डिस्कार्ड कर दिया गया है।
और ये जो लोग जिनको चुना गया है, इन लोगों का ये कहना है कि पहले मेरी जान की हिफाजत की गारंटी आप करें तभी हम जाएंगे। सिटीजनशिप तो फिर बात की इशू है, लेकिन अभी इसमें सहमति नहीं हुई है। लेकिन जो न्यूज़ है वो यही है कि ये कवायद शुरू हो गई है और इसमें चाइना जो है वो ब्रोकर है और वो ये जो डील है ये रिपैट्रिएशन का वो उसमें शामिल है। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमने कुछ वाकयात वहां हुए कॉक्स बाजार के कैंप्स में, रेफ्यूजी कैंप्स में। हमने वहां से भी खुद रोहिंग्या लोगों से बात की जो टूटी फूटी हिंदुस्तानी जबान में बात करते हैं। मेरे वहां पर कुछ दोस्त पत्रकार भी हैं चिटगांव में और कॉक्स बाजार में, उनके जरिए भी हम आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। लेकिन ये खबर जो सईद अली मुश्तबा ने दी है ये बिल्कुल पहली बार भारत के मीडिया में सामने आ रही है हमारे जरिए। और ये कि उनका रिपेट्रिएशन अगर शुरू हो गया पीसफुली तो शायद फिर बांग्लादेश में जो चूंकि बांग्लादेश कम इलाके में ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, इसलिए उन पर भी बहुत बड़ा प्रेशर है इतने लोगों को, रिफ्यूजीज को अपने यहां रखने का। और वहां क्राइम्स की शिकायत है, दूसरे ड्रग्स की स्मगलिंग की शिकायत है, और वहां कुछ लोगों को यह भी शक रहता है कॉक्स बाजार में कि वहां म्यांमार की इंटेलिजेंस के लोग आते हैं उन कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। वहां म्यांमार की जो सरकार है वो कुछ अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए भी कुछ काम कर रही है, ऐसी कुछ खबरें हैं वहां। क्या कुछ है? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब आप मिलिट्री जनता कहते हैं तो ये एक अंग्रेजी का लफ्ज है, ये हिंदी वाला जनता नहीं है, बल्कि जो मिलिट्री की एक जालिम हुकूमत की जो एक इमेज होती है उसको अंग्रेजी में मिलिट्री जनता कहा जाता है। जी, आप बताइए कि वहां से क्या कुछ खबर है, मुल्क के अंदर से क्या कुछ है? जी, वहां पे जो उनका कैपिटल है वो नया कैपिटल है, उसका नाम भी बड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, वो नई पेडाओ करके उसका नाम है। पहले तो रंगून हुआ करता था, हम लोगों के मुंह पे चढ़ा हुआ था, वो यंगून हो गया तो भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब जो है वो उन्होंने अपनी नई कैपिटल बना ली है, वो पहाड़ों के बीच में है, उन्हें लगता है कि कोई हमें आकर के यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो उस कैपिटल में 2 दिन पहले जो है वहां मिलिट्री परेड होती है, एनुअल परेड, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी होती है उसी तरह का वहां एक परेड हर साल होता है। वो नेशनल डे के नाम से बनाया जाता है। आर्मी, वो वर्ल्ड वॉर में जो जापानीज का इन्वेजन हुआ था उसके रेजिस्टेंस में ये डे का जो है वो समारोह होता है। और उसमें जो है वो एक बहुत भव्य परेड होता है जिसमें जितने उनके मिलिट्री के हार्डवेयर हैं और वो सारी चीजें का परेड होता है। और जो उनके मिलिट्री जनरल होते हैं वो वहां पे होते हैं, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो एक वही मंजर होता है जो हमारे यहाँ 26 जनवरी का मंजर होता है। अब इसमें समझना ये है कि इसमें जो सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि उस परेड में चाइनीज जो की प्रेजेंस थी, उसमें चाइनीज के मिलिट्री फोर्स की प्रेजेंस थी ऑडियंस की गैलरी में, और रशियन के जो मिलिट्री फोर्स है उनकी गैलरी में भी प्रेजेंस थी। हिंदुस्तानी कोई आर्मी जनरल वहां नहीं था, और किसी के और भी मुल्क के जो, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी में दिल्ली नॉर्थ कोरिया के भी लोग वहां पे मौजूद थे जो वहां पे थे। तो ये लोग जो हैं ये म्यांमार के जो, उसको मिलिट्री जनता तो हम ऐसे बोलते हैं, वहां के लफ्ज में टामेटाओ कहते हैं, टामेटाओ। तो वो लोग जो हैं जो कि शासक हैं अभी, मतलब यूनिफॉर्म वाले और मिलिट्री जनरल वाले, वो ओंग मिंग हिलोंग जो है वही, उन्होंने 2021 में कू किया था और वही मार्शल लॉ डिक्टेटर है वहां के। तो अब उन्होंने उसके बाद एक बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच की थी। उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि हमने ये जो डेमोक्रेसी को हटा दिया और उसके बाद मिलिट्री कू लेकर के हम जो यहाँ पर आए, तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट था। और जो लोग, जो हमारे जो फोर्स है वहां पे, उन लोगों ने जो इनको रेजिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट भी बना दी है, जिसको वो मिलिट्री वाले कहते हैं कि ये टेररिस्ट लोग हैं। और उसके बाद उन्होंने एक रेजिस्टेंस फोर्स भी बनाया है जो मिलिट्री रिजीम को रेजिस्ट करता है। और उन्होंने बिल्कुल बजाफ्ते साफ कहा है उस भाषण में कि एक तरफ तो आप वॉर ऑन ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं और उसके साथ आप जो हैं
पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो टेररिज्म हो रहा है, इसको आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस का रेजिस्टेंस है। और हमारे लिए जो टेररिस्ट है, उसको दुनिया जो है टेररिस्ट नहीं मानती है, और उनको ये कहती है कि ये तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कैसा मापदंड है? और उनका ये भी कहना है कि ये जो लड़ रहे हैं, ये सिर्फ टेररिस्ट हैं और हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, और हम जो है मुल्क के टुकड़े होने नहीं देंगे, चाहे वो डेमोक्रेसी के नाम पर हो या चाहे वो टेररिज्म के नाम पर हो। तो हम उसको बहुत सख्ती से निपटेंगे। अभी जो 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 म्यांमार की हालत है, उसमें 332 के आसपास उनके डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, उसमें 225 के आसपास वहां पे इमरजेंसी लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी। और वहां बाकायदा हर शहर में और हर जगह वो रेजिस्टेंस फोर्स फाइट कर रही है म्यांमार के आर्मी के साथ। तो ये सूरत हाल है वहां पे। और वहां पे जो रेजिस्टेंस पहले से चल रहा था, अब जैसे मिंग स्टेट है जो कि मिजोरम से लगा हुआ है, शान है वो एक अलग एथनिक ग्रुप है, कचिन है वो अलग एथनिक ग्रुप है, ये जो अभी रोहिंग्यास की जिनकी बात कर रहे हैं रेकिन स्टेट में अलग एथनिक ग्रुप है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि एथनिक ग्रुप हैं, जो कि पहले से ही लड़ रहे हैं म्यांमार के सेंट्रल रूल से, और अपने आप को उनसे आजाद करने के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम म्यांमार में गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, जो अपने साउथ एशिया के जो हमारे व्यूअर हैं, कि म्यांमार में जो रूलिंग एलीट है वो बर्मा ट्राइब है। इसीलिए म्यांमार का नाम जो बर्मा था वो इसीलिए था कि वो बर्मा ट्राइब जो है वो वहां पे सदियों से हुकूमत कर रही है और उन्हीं का बोलबाला है। और जो आर्मी के लोग हैं वो सब बर्मा ट्राइब के ही लोग हैं। अब ये इसी तरह से बात होगी, जैसे पाकिस्तान को अगर हम लेके आते हैं तो पंजाब की जो प्रोविंस है, जो पंजाबी है वहां पे, वो पाकिस्तान के रूलर हैं। और चाइना की बात लेके आते हैं तो वहां पे एक हान ट्राइब है जो चाइना को रूल करता है। तो ये किससे अलग अलग जगह पे मतलब ये वाज़ेह है कि ये लोग जो हैं यहाँ पे जो है डोमिनेंट हैं। जैसे भारत के बारे में भी कहा जाता है कि ब्राह्मण रूल करते हैं यहाँ पर। जी मैं भारतीय हूं तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, भारत में तो सब नागरिक बराबर हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि कौन रूल करता है। 5% जो लोग हैं उनके पास सारी भारत की इकोनॉमी उनके पास है, बाकी लोग तो बाहर हैं। 90% से ज्यादा जो है वो बाहर हैं उसके। तो ये जो सूरत हाल है, तो ये जो बर्मा के जो लोग हैं, ये लोग जो है ये अलग है कचिन से, शान से और मिंग से और रोहिंग्या से। इसमें एक चीज और आ जाती है कि ये जो बर्मा है, जो बर्मा ट्राइब है उनकी, ये बुद्धिस्ट है, और जो बाकी रोहिंग्या जो है वो मुसलमान है, और वो जो शानीशाद है वो क्रिश्चियन है, वो कैथोलिक क्रिश्चियन है। वो उनको जो अमेरिका का सपोर्ट है, क्योंकि अमेरिकन चर्च वहां जाकर के उन्होंने क्रिश्चियनिटी फैलाई थी वहां पे, और उनकी सपोर्ट जो है वो थाईलैंड की तरफ से आती है, मेनली अमेरिका से थाईलैंड के थ्रू उनको आर्म्स और हथियार दिया जाता है उनको लड़ने के लिए। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। और यहाँ पे जो वो परेड हुआ था तो ज्यादातर उसमें रशियन और चाइनीज वेपन थे, ज्यादातर जो वेपन थे जो डिस्प्ले हो रहे थे, वो जैसे 26 जनवरी में होता है हमारी जो परेड होती है, तो जो वेपन थे वो दैट इज प्रोवाइडेड बाय चाइना और रशियन वो थे। उसमें कुछ जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट हैं जिससे वो बमबारी करते हैं मतलब सिविलियन पॉपुलेशन को, वो सब सारे डिस्प्ले थे। और वो लोग ये कह रहे हैं, जो हिंग मॉन्ग है, कि हमारे लिए ये जो फोर्सेस हैं ये टेररिस्ट हैं, हम इनसे जो है बहुत सख्ती से निपटेंगे और इनके नाम पर डेमोक्रेसी हम बहाल नहीं करेंगे। अब डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने ये कहा कि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि हम डेमोक्रेसी बहाल करेंगे, लेकिन जैसी डेमोक्रेसी मैं चाहता हूं या हम चाहते हैं वैसी डेमोक्रेसी आएगी, ना कि कोई मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी कर ले कोई। और उन्होंने अभी इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट किया था पहले जनवरी में कि मार्च अप्रैल को होगा, वो फिर बढ़ के अभी उन्होंने अनाउंस किया है इसी परेड में कि वो अगस्त या सितंबर में होगा। लेकिन उससे पहले अगर पूरा कंट्री मेरे कंट्रोल में आ जाए तो हम मैं इलेक्शन करूँ। ये इतनी तफसील से बात ये है
कि आंग सान सू की का क्या होगा, क्योंकि जब म्यांमार की बात आती है तो आंग सान सू की बात आती है, लाइट ऑफ एशिया, डॉटर ऑफ एशिया, और डेमोक्रेसी की अलंबरदार आंग सान सू की, और वो 77 ईयर्स की हो गई हैं। उनको अब उन्होंने, म्यांमार वालों ने ये किया है कि अब वहां पे एज बार कर दिया है कि इतने साल के बाद, अगर आप 70 साल के बाद, वो मैं डेट नहीं बता सकता हूँ, तो आप कोई भी मतलब इलेक्शन में आप नहीं लड़ सकते हैं, और कोई भी जो है आप पॉलिटिकल पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एज बार से तो वो डिस्क्वालीफाई कर गए। उनको 92 ईयर्स का प्रिजन दे दिया है। 72 ईयर्स की तो है ही है वो, उनको 97 ईयर्स का, 90 ईयर्स का जो है कारावास दे दिया है। तो उनको तो पॉलिटिकली फिनिश कर दिया है। अब उनका क्या फ्यूचर होगा, इंडिया एक बहुत देर से, वो अपने दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, और दिल्ली में उनका अच्छा खासा पकड़ थी। मनमोहन सरकार में भी उनकी पकड़ थी, पहले नरसिम्हा राव की सरकार में, जो भी कांग्रेस की सरकार है। तो अब वो तो उसके लिए बिल्कुल मतलब इनएलिजिबल है। अब नए जो लीडरशिप आएगी उनकी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी में, वही डेमोक्रेसी को लेके चलेगी। अब यहाँ पे लास्ट बात ये, जी जी आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। एक लास्ट बात ये कह रहा हूं कि म्यांमार के जो इंटरनल इश्यू हैं उसमें हिंदुस्तान कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए कि उनकी संधि है उनके साथ। वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इंडिया ना डेमोक्रेसी के साथ है, वैसे तो बज़ाहिर डेमोक्रेसी के साथ है, लेकिन जो वो जुल्म कर रहे हैं, जो वो मतलब अपनी जनता पे जो वो कर रहे हैं, उसके खिलाफ ना हमारे मीडिया कोई बोलती है, ना ही हमारे कोई पॉलिटिशियन बोलते हैं। जो चाहते हैं वो करते हैं। अब ये रोहिंग्यास के बारे में भी इंडिया ने कोई बात नहीं की, कभी भी नहीं की। और यहाँ एक चीज और मैं बता दूं कि उनके रिपैट्रिएशन में इंडिया का कोई हाथ नहीं, लेकिन इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, इंसानियत प्रोजेक्ट, इंसानियत चलाया हुआ है, जिसमें वो फूड, क्लोथिंग, ओढ़ने का और टेंट वगैरह वो देते हैं रोहिंग्या रिफ्यूजी को, और ताकि वो इंसानियत के नाम से वहां पे जिंदा रह सकें और जो भी किसी करें। तो इंडिया का रोल वहीं तक है। अब आ जाइए, इंडिया ने कुछ लोगों को रिपेट्रिएट भी किया था, कुछ 5, 7, 10 लोगों को। वो एक वो जम्मू वगैरह से जो किया था, उसमें उन्होंने क्या किया था उसकी भी कोई किस्सा है। वो कोई महिला है रोहिंग्यास को, उनको उस पार कर दिया था, और उनके साथ उनके बच्चे और उनके शौहर वगैरह को यहीं रख लिया। तो ये सब चीजें हैं। इंडिया जो है उनको रिफ्यूजी नहीं मानती है, उनको घुसपैठिए मानती है, उनको यहाँ से रिपैट्रिएट नहीं किया। उनको धक्के दे करके उस पार कर दिया बॉर्डर के। अब आप जाइए जहां जाना है जाइए। उसमें कहाँ इंसानियत रह गई है, एक अलग एक चीज है। बहरहाल अब मैं चलना चाहता हूँ ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। जी एक सेकंड में इसी में ये कहता हूँ, इसमें बांग्लादेश जो है वो अपील कर रही है OIC से, इस्लामिक जो संगठन है, इस्लाम IOC है, क्या है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। हाँ, तो उसमें उन लोगों से बातचीत हो रही है, ना उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ना उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें जो सारे लोग हैं वो अफ्रीका वगैरह कहाँ कहाँ ये सब जो परेशानियां हो रही हैं वहां वो हैं, लेकिन कॉक्स बाजार में और रोहिंग्यास के साथ कोई भी मुसलमान खड़ा हुआ नहीं है देश वाला, एक्सेप्ट टर्की, जो कि अपनी कमिटमेंट वो किया हुआ है। पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है ये रोहिंग्यास की, ये बहुत ही मुश्किल हालात है। और ये अगर अपनी जगह जहां रेकिन है, जहां से वो रह रहे थे, अगर वो चले जाते हैं और वहां वो बहाल हो जाते हैं, रिपेट्रिएट हो जाते हैं, उनको सिटीजनशिप राइट मिल जाती है, और वो एक मतलब नॉर्मल सिटीजनशिप से इसी बहाने वो सब अपनी जगह पहुंच जाते हैं, तो यही इनका सोल्यूशन होगा। लेकिन ये कब होगा, ये बड़ा सवाल है निशा। जी यही बड़ा सवाल है। एक लंबे अरसे से उनकी नेशनलिटी के लिए भी जो स्ट्रगल है वो बहुत ही बहुत अरसे से चल रही है। उन्हें स्टेटलेस मान लिया गया है। अगर आप गूगल करेंगे तो और उसमें विकिपीडिया पे जाएंगे तो उन्हें स्टेटलेस कहा जाता है। अच्छा, अब ये भारत और बांग्लादेश के बीच में वेस्ट बंगाल की सरकार बीच में कहाँ आई हुई है, क्या कुछ है? तीस्ता वाला मामला इस वक्त क्या कुछ है? देखिए, इंडिया बांग्लादेश के जो अभी हालात हैं साउथ एशिया में, वो इंडिया और बांग्लादेश से इतनी घनिष्ठता है जिससे इंडिया में किसी और मुल्क से नहीं है। और जितना बांग्लादेश इंडिया से क्लोज है और इंडिया बांग्लादेश से क्लोज है,
वो पहले कभी नहीं था। और शेख हसीना वाजिद की जो सरकार है और मोदी सरकार है, वो दोनों में बहुत ज्यादा अच्छा तालमेल चल रहा है। अब जो बात यहाँ पे कहनी है वो है शेयरिंग ऑफ तीस्ता रिवर वाटर। ये तीस्ता रिवर जो है ये ग्लेशियर से निकलता है तिब्बत से, और ये आकर के जो है वो ब्रह्मपुत्रा बन जाता है, और ब्रह्मपुत्रा बनने के बाद वो बांग्लादेश में जाता है तीस्ता बन के। 135 किलोमीटर जो है वो बांग्लादेश के अंदर ये जाता है, ये रिवर जो है। और बाकी जो है 54 रिवर्स की संबंधी मतलब संधि हो गई है, और वो रिवर जो है यहाँ तक कि जो गंगा रिवर है जो मेघना बन जाती है जाके बांग्लादेश में शायद, और इन सब पे जो है बात हो गई। तीस्ता का मैटर जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये 13-14 साल से नेगोशिएशन चल रहा है, बाकायदा रिवर वाटर नेगोशिएशन का एक कमेटी वहां बनी हुई है, यहाँ कमेटी बनी हुई है, और वो सब चल रही है। और 2011 में ऑलमोस्ट मनमोहन सरकार ने संधि कर ली थी, और ममता बनर्जी को ले जाना चाह रहे थे ढाका, जो उनकी ट्रिप हुई थी ढाका के लिए। और उसमें यह संधि हो गई थी कि भारत जो है वो 42 पॉइंट समथिंग जो है वो वाटर अपनी तरफ रखेगा, और 37 पॉइंट समथिंग जो है वो बांग्लादेश को देगा। अब ममता बनर्जी इसमें आ जाती हैं, और ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, हम इस पे संधि नहीं करेंगे, तो वो बात रुक गई। अब जो नई खबर आई है कि ममता बनर्जी ने एक हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले एक अपना अनाउंसमेंट किया है वेस्ट बंगाल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, कि वो 3 हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट वो लगा रही है दार्जिलिंग के फुटहिल्स में। वो वहां पे तीस्ता रिवर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। अब बांग्लादेश में जो है खलबली मच गई है, और ये खलबली मचने के बाद वहां के बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो एक्टिव हो गए हैं। अब वो स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो दिल्ली की सरकार को अपना बोल रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि ये तो अगर ममता बनर्जी ये कर देगी तो हमारे यहाँ पानी बंद हो जाएगा, हमारी खेती खत्म हो जाएगी। और वैसे भी मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3-4 महीने जो लीन सीजन होता है, तो बांग्लादेश की जो खेती है वो बिल्कुल वैसे भी खत्म हो जाती है, इसलिए कि इंडिया जो है मतलब वाटर नहीं जाने देता है। और जब वो बरसात का मौसम होता है तो वहां फ्लड आ जाते हैं, इसीलिए कि इंडिया में ओवर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, जिसको वो छोड़ देते हैं बांग्लादेश में। तो ये तो प्रॉब्लम 13 साल से चल रही है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगले साल जनवरी फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं, और शेख हसीना का जो पूरा का पूरा उनका जो सियासत है वो तीस्ता रिवर पे है। उनकी अपोजिशन यही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने तो सारे कंसेशन दे दिए हैं इंडिया को। अभी 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले खबर आई थी कि चेट्टागांव पोर्ट जो है और ढाका पोर्ट वो इंडिया को उन्होंने दे दिया है यूज करने के लिए, और बांग्लादेश जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती थी वो इंडिया के ऊपर दिखा रही है, इसी के लिए कि हमारा तीस्ता रिवर का जो है डील हो जाए। और अगर बांग्लादेश की जो शेख हसीना है अगर वो ये तीस्ता का डील कर लेंगी तो अगली हुकूमत उन्हीं की होगी, और तीस्ता रिवर अगर नहीं होगा तो फिर उनकी कुर्सी जो है पे सवालिया निशान है, वो शायद नहीं मतलब वापस आए सत्ते में इलेक्शन के बाद। अब उनका जो प्रेशर है वो मोदी के सरकार के ऊपर है, और मोदी सरकार का प्रेशर जो है ममता बनर्जी पे है। तो ये जो ट्रायंगल है, अब इसमें क्या मोदी सरकार या मोदी अमित शाह या जो भी लोग हैं दिल्ली दरबार के हुक्मरान जो हैं वो ममता बनर्जी को मतलब ये सेंटर स्टेट का भी रिलेशनशिप है कि सेंटर बड़ा है कि स्टेट बड़ा है। अब शायद मोदी जी कुछ अपना कमाल दिखाएं और ये वाटर इशू को जो है नेशनलाइज कर दें तो ममता जी को न्यूट्रलाइज कर लेंगे वो, और उसके बाद फिर वो जाएंगे बांग्लादेश से संधि कर देंगे, वो कर सकते हैं। अभी कोरोना के टाइम में हेल्थ इश्यूज जो है वो गवर्नमेंट के वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में है, उन्होंने कोरोना के नाम पर उसको नेशनलाइज कर लिया, और उसके बाद जब उन्हें समझ में आया कि हमारी इकोनॉमी गिर रही है और ये कर रही है तो फिर उन्होंने स्टेट को दे दिया कि अब आपको जो करना है वो कीजिए। तो ये सब चीजें तो हमारे आंख के सामने हो रही हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि आगे ये क्या होता है, और ये बहुत बड़ा इश्यू है बांग्लादेश के लिए। इंडिया के लिए तो सिर्फ वेस्ट बंगाल का इश्यू है, और ममता बनर्जी को ये दिखाई पड़ता है कि हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाएगी, हमारे फार्मर को पानी कम मिलेगा अगर हम ये पानी की संधि कर लेंगे। अब जो इंडिया में 1-2 बातें और आपको समझाना चाहता हूं जो हमारे सामने को बहुत जरूरी है समझना, कि ये जो अपर राइपेरियन स्टेट है और लोअर राइपेरियन स्टेट है इसका झगड़ा पूरी दुनिया में है।
कुछ जगह जो है वो ऊपर है और कुछ जो है ममालिक जो है वो नीचे हैं। इस केस में बांग्लादेश जो है वो नीचे है और भारत जो है वो ऊपर है, और भारत से ऊपर चाइना है, तिब्बत है। तो यहाँ पे जो है वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बना हुआ है, नॉर्म्स बना हुआ है। वो अभी जो है बात आई थी कि ये 24-25 मार्च को जो है वो रिवर कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशन में होने वाला है, जिसमें ये तीसरा का इश्यू जो है बांग्लादेश रखने वाला है। और मतलब ये चाहता है कि उसका हक है कि वो पानी इंडिया से ही लेगा। इंडिया का ये नहीं है कि वो पानी रोक सकता है, इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है। अब ममता बनर्जी अगर करेंगी भी तो उसके ऊपर भी मतलब जो बंदिश है वो तो बंदिश है ही है। अब यहाँ पे ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि एक बड़ी सनसनीखेज खबर है, वो ये है कि बांग्लादेश जो है वो लोअर लाइंग लो लाइंग एरिया है। वेस्ट बंगाल जो है वो अपर रीजन है। और ये तो ज्योग्राफी का कमाल है कि एक ऊंची सतह होती है, एक नीची सतह होती है। अभी क्योंकि मैं इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट हूँ और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट का मैं फेडरेशन का मैं मेंबर हूँ, उस हवाले से ये मैं कह रहा हूँ कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं वो ये इशू रेज कर रहे हैं कि अगर 6 इंच पानी बांग्लादेश के समुद्र से ऊंचा हो जाता है तो वो मालदीव की तरह वो सबमर्ज हो जाएगा और फिर जो है लोगों की पॉपुलेशन का एक्सोडस होगा, जो कि आसाम और वेस्ट बंगाल और ये जो एडजॉइनिंग स्टेट है त्रिपुरा, इतनी बड़ी जन सैलाब यहाँ आएगी कि उसका कोई बैकअप प्लान इंडिया ने किया है कि नहीं किया है। ये इशू जो है वो जर्नलिस्ट रेस कर रहे हैं कि अचानक अगर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि एक मतलब अर्थक्वेक आ जाता है या वो हो जाता है, अगर इस तरह की कोई चीज होगी तो बांग्लादेशी कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे, बॉर्डर को जो है इंडिया में आएंगे। तो इंडिया ने क्या उसके लिए जो है बैकअप। ये सवाल कई उन मुल्कों के लिए, उन शहरों के लिए बड़ा है जहां वो समंदर के किनारे पर हैं, और ये एनवायरमेंटलिस्ट बार बार कह रहे हैं कि तब्दीलियां आएंगी, पानी का लेवल ऊंचा होगा, उसमें बहुत से जो कोस्टल एरियाज हैं वो खतरे में आ सकते हैं। अच्छा, हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो गया, लेकिन आखिर में चलते चलते लिपू लेक के बारे में अगर आप थोड़ा सा मुख्तसर बता दें कि नेपाल वाला जो मामला है वो क्या कुछ है, लिपू लेक में अब नया क्या है? जी, वो लेपू लेक का ये है कि अभी वहां नेपाल में जनगणना खत्म हुई है, सेंसस खत्म हुआ है, रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में सबमिट कर दी है। अभी जो प्रशासन की सरकार है उसमें उन लोगों ने लिपू लेक की जनगणना नहीं की है, यही खबर है। और नेपाल का क्लेम यह है कि 2020 में उन्होंने जो मैप शाया किया था उसके बारे में काफी हंगामा हुआ था। केपी शर्मा ओली के ऊपर जो है उन्होंने लेपू लेक को और ये पूरा काला पानी का एरिया है और ये जो पिथौरागढ़ का जो रीजन है जहाँ पे कि वो टनल है वो चाइना के अंदर या तिब्बत के अंदर जाने के लिए कैलाश मानसरोवर के ऊपर, लेक के ऊपर, तो यहाँ पे 3 गांव हैं जो कि लिपू लेक के एरिया में है, जो नेपाल कहती है कि ये मेरी टेरिटरी है, मेरा हिस्सा है। और वहां पे मुश्किल से 600 लोग रहते हैं ये तीनों गांव को मिला के। इंडिया ने उनको सेंसस करने से रोक दिया। वो लोग जो हैं कहते हैं कि ये हमारी जगह है, लेकिन इंडिया ने उनको सेंसस वहां आने नहीं दिया। इंडिया ये कहती है कि ये हमारी जगह है। पीछे भी आपको याद होगा कि इंडिया ने 2020 में जो है रोड बना दिया था, राजनाथ सिंह भी गए थे उस रोड के इनॉग्रेशन के लिए और काफी हंगामा हो गया था। तो अभी जो सेंसस में जो सबमिट किया है उन्होंने, उसमें लिपू लेक के एरिया जो है उसकी जनगणना नहीं की है। अब इससे आप ये नहीं समझिएगा कि सरेंडर कर दिया नेपाल ने ये सारे इलाका इंडिया को, लेकिन जो खबर है वो ये है कि वहां सेंसस नहीं हुआ है। अब वो लोग जो है इंडियन सेंसस को लेकर के एक कयास लगा रहे हैं कि इंडिया के सेंसस के मुताबिक इतने लोग यहाँ रहते हैं, उसी को अपना रेफरेंस बना के डाल रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो बड़ी खबर है, बहुत से मीडिया वाले, गोदी मीडिया वाले, ये सब ये कह रहे हैं कि नेपाल ने अपना क्लेम छोड़ दिया, लिपू लेक को इंडिया को दे दिया है और इंडिया जो है वो मतलब बहुत खुश है कि इंडिया ने जो है मतलब अब वो परमानेंट जो है अब आने वाले हैं 14 अप्रैल से 13 अप्रैल से 15 अप्रैल से उनका दौरा यहाँ इंडिया में है। और अभी वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वो अनाउंसमेंट हो जाना है। वो भी वहां पे डिप्लोमेटिक लेवल पर एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि वहां क्या एजेंडा होगा, क्या साइन होगा, नहीं होगा। लेकिन जो लिपू लेक का जो न्यूज है वो सेंसस के हवाले से है। नेपाल के जो सेंसस है
उसने जो है वो लिपू लेक का सेंसस नहीं किया, उस एरिया का सेंसस नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेपाल ने वो टेरिटरी सीड कर दी है इंडिया को, ऐसा कोई बात नहीं है। नेपाल की जो क्लेम है वो अपनी जगह क्लेम है, इंडिया जो है कहते कि नहीं हमारी जगह है, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो झगड़े हैं ये तो गोदी मीडिया का ही कमाल है कि वो हर हाल में मोदी जी के को जो है वो सिंहासन पहनाने की बात करते हैं, और वो हर काम में वो कोशिश ये करते हैं कि मोदी जी की इमेज बने। अब लिपू लेक पर नेपाल ने अपना क्लेम छोड़ दिया है। ये तो बहुत बड़ी खबर होती अगर वाकई ऐसा कुछ होता, और कोई भी मुल्क इस तरह से कोई अपना क्लेम इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। दुनिया की बहुत सी टेरिटरीज हैं जहां सैकड़ों साल से दूसरे मुल्क की हुकूमत चल रही है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कहते हैं कि ये हमारा अटूट हिस्सा है। और एक ताजा जो बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है वो कश्मीर का है। पाकिस्तान अपना हिस्सा इस वाले को कहता है, भारत उस वाले हिस्से को अपना हिस्सा कहता है। हम उसको गुलाम कश्मीर कहते हैं, वो हमारे वाले को ऑक्युपाइड कहते हैं। तो ये झगड़े इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। और गोदी मीडिया तो अपना एक इमेज बिल्डिंग का काम करता है। हमारी कोशिश रहती है कि आप तक सही खबर पहुंचे, और साउथ एशिया के लिए सैयद अली मुश्तबा साहब बहुत ही तैयारी के साथ हमारे साथ बैठते हैं और बहुत ही गहराई से इंफॉर्मेशन देते हैं। जिस तरह से आपने म्यांमार की तफसील बताई, उनके अलग अलग ट्राइब्स के बारे में भी बताया, और किस तरह से अलग अलग ट्राइब्स साउथ एशिया में किस किस मुल्क में कौन कौन हुकूमतों पर काबिज हैं, ये भी आपने बताया। तो ये गहराई से इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं सैयद अली मुश्तबा की मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।